हर बाप अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर चाहता है और दीनदयाल ने भी अपनी प्यारी जालपा के लिए दीनानाथ जी के बेटे को चुना। एक अच्छा खानदान, एक सुशील लड़का, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन क्या यही रिश्ता जालपा की खुशियों की चाबी बनेगा या इस फैसले से जुड़ी है कोई अनकही कहानी। चलिए जानते हैं आज की कड़ी में। नमस्कार दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास कवन में आगे क्या हुआ, चलिए सुनते हैं। मुंशी दीनानाथ उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते हैं पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा सा मुँह खोलते, हजारों की बातचीत करते तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वह उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर लिया। उनका विचार 1000 देने का था, पर 1000 टीके ही में दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से। दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है। जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और शील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वह कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती, मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की सहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टीम टाम नाच तमाशे जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोंट दिया था, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है। धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले जोड़े गहने को उन्होंने गौण समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर भड़क उठें, सबकी आंखें खुल जाएं। कोई 3000 का सामान बनवा डाला। सर्राफ को 1000 नगद मिल गए। 1000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति न की। सोचा 2000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपये रह जाएंगे, वह कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नगद को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक से कोड़ने की जगह तो न रहेगी। पर जागेश्वरी इस पर राजी न हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधार के लोग नाक भौं सिकोड़ने लगेंगे। जागेश्वरी बोली, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है। दयानाथ, कम से कम 1000 तो वहाँ मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी, खून मुंह लग गया क्या। दयानाथ ने शर्मा कर कहा, नहीं नहीं, मगर आखिर वहाँ भी तो कुछ मिलेगा। जागेश्वरी, वहाँ मिलेगा तो वहाँ खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रमानाथ उसे परमावश्यक समझता था। बारात ऐसे धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था, रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया, प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे, ना किसी से मित्रता थी ना किसी से मेल जोल। रमानाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोलकर, आतिशबाजियाँ बनवाईं तो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के, दोयम या सोयम का वहाँ जिक्र ही न था। दयानाथ उनकी उच्छृंखलता देखकर चिंतित तो हो जाते थे, पर कुछ कह न सकते थे। क्या कहते। नाटक उस वक्त पास होता जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है।
सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारी का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास, नहीं तो रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वह तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की धों धों पों पों सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लौट लौट जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयाँ जब सके से ऊपर जाती और आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखर जाते, तब चरखियाँ छूटती और उनमें नाचते हुए मोर निकल आते तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। वाह, क्या कारीगरी है! जालपा के लिए इन चीज़ों में लेश मात्र भी आकर्षण न था। हाँ, वह वर्द को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपाकर। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वारचार के समय उसकी सखियाँ उसे छत पर खींच ले गईं और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई थी। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग स्फूर्ति का भंडार है। द्वारचार के बाद बारात चंदवा से चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगीं। किसी ने पूरियां खाईं, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री पुरुष बूढ़े जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किश्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। मान की प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे, पर यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मानकी एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहाँ सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मदोऊ ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूहे दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। यह शेर दहाँ तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लें। यह भी 12 तोले से कम न होगा। वाह, कभी देखा भी है 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह न दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। यह कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आँख नहीं ठहरती। कैसा दमक रहा है। सच्चे नगीने हैं, झूठे नगीनों में यह आप कहाँ। चीज़ तो यह गुलूबंद है। कितने खूबसूरत फूल हैं और उनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है। हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज़ की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या। मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया। दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीज़ें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ाव को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इस गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जालपा भी खड़ी थी, और सब गहनों के नाम कान में आते थे। चंद्रहार का नाम ना आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या, शायद सबके नीचे हो। इस तरह वह मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थीं।
दुर्दैव ने आज वह अवलंब भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका बस चलता तो वह चढ़ावे को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी हुई थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया, मैं कोई आभूषण न पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूप विहीन हो वे अपने को गहने से सजाएं। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है। मैं गहने न पहनकर भी बुरी न लगूंगी। सस्ती चीज़ें उठा लाए, जिसमें रुपए खर्च होते थे उसका नाम ही न लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इसके दूने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गईं। उन्होंने समझा था जालपा को अभी चढ़ाव की कुछ खबर नहीं है। जालपा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जालपा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी सब साथ पूरी हो गई। जालपा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नज़र से देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साथ पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना भरी हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी न कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उनकी समझ में न आया हो। बासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले भड़क उठें। बासंती बोली, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती हैं, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। जालपा ने मुंह उधर कर कहा, ऐसा ही होगा। राधा बोली, और तो सब कुछ है लेकिन चंद्रहार नहीं है। शहजादी, एक चंद्रहार के ना होने से क्या होता है बहन, इसकी जगह गुलूबंद तो है। जालपा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आँख के ना होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं। आँखें हुई तो क्या, ना हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है, उसी तरह जालपा के मुंह से लालसा से भरी बातें सुनकर राधा बसंती अपनी हंसी न रोक सकी। हाँ, शहजादी को हंसी न आई। आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली हैं कि और सब चीज़ें तो लाए, चंद्रहार न लाए, जो सब गहनों का राजा है। लाला अभी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने यह कहाँ की रीति निकाली है, ऐसा अनर्थ भी कोई करता है। राधा बसंती दिल में कांप रही थी कि जालपा कहीं ताड़ न जाए। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती, बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। मगर जालपा को शहजादी का यह व्यंग संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन, जो होना था सो हो गया। शहजादी बोली, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुलाकर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था। उस वक्त मन ऐसा खफा हुआ कि सारे गहनों को पर लात मार दूं। जब तक कंगन न बन जाए मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो क्या तुम जानती हो जालपा का चंद्रहार न बनेगा? शहजादी, न बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज़ तो है नहीं कि जब चाह बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जालपा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रुंधे कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन, जब आज न मिला तो फिर क्या मिलेगा। राधा और बसंती मन ही मन शहजादी को कोस रही थीं और थप्पड़ दिखा दिखा कर धमका रही थीं, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, यह बात नहीं है, जल्दी आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाएँ, यह बात हरदम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा सी भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इनसे ना बने तो तुम्हें बुला लें। क्यों, अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी? शहजादी, चलती हूँ, ऐसी क्या भागड़ पड़ी है? हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्दी? तेरी अम्मा जी के पास बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे न देंगी? जालपा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है। शहजादी बोली, एक बार कहकर देखो तो।
अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं। जालपा बोली, मुझसे तो ना कहा जाएगा शहजादी, मैं कह दूंगी। जालपा बोली, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं जरा उनसे मात्र स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बासंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी कि यहाँ सारी रात उपदेश ही देती रहेगी। शहजादी उठी, पर जालपा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, अभी बैठो बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी बोली, जब ये दोनों चुड़ैलें बैठने भी दें, मैं तो तुम्हें गुर सिखाती हूँ और यह दोनों मुझ पर झल्लाती हैं। सुन नहीं रही हो, मैं भी विष की गांठ हूँ। वासंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीज़ें बनवा लाई। वासंती, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया। शहजादी बोली, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात ही नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं। शहजादी बोली, तो सूखा प्रेम तुम्ही को गले। इतने में मानकी ने आकर कहा, तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो, चलो वहाँ लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियाँ चली गईं। जालपा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। गबन के इस भाग में आपने देखा कि किरदारों की जिंदगी कैसे उलझती जा रही है। अगला भाग और भी रहस्य से भरा होगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में एक कहानी ऋतु के साथ। नमस्कार।